चलो बच्चों, आप लोगों ने बायो का सेक्शन देख लिया। मेरा नाम है शिखर गुप्ता। आज हम लोग देखते हैं सीबीएसई 2026 का केमिस्ट्री का टॉपिक। हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे और देखते हैं पेपर कैसा आया था, हार्ड था या टफ था। तो केमिस्ट्री में पहले टॉपिक में आता है एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, विच आर द फ्लोइंग सेट ऑफ कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा जो चारों ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमें ये मैच करना है कि सेम होमोलोगस सीरीज के नहीं होने चाहिए। तो होमोलोगस सीरीज में हम बात करते हैं एल्केन के पहला, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। दूसरा आता है एल्कीन, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। और तीसरा होता है एल्काइन, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n माइनस H2n माइनस 2। देखते हैं चारों ऑप्शन में किसका सेम है और किसका अलग है। अगर हम CH4 की बात करते हैं तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं एल्केन का CnH2n प्लस 2, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं इस फॉर्मूले में किसको फॉलो करता है। यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन का नंबर 2 इंटू 1 प्लस 2, तो आता है CH4, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये एल्केन है, जिसे हम मीथेन कहते हैं। इसके साथ जो इसका ऑप्शन दिया है CH4 का ऑप्शन है इसका C4H10। क्या फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। जनरल फॉर्मूले में हम अगर रखते हैं तो कार्बन तो 4 है, हाइड्रोजन का 2 इंटू 4 प्लस 2, तो ओवरऑल आता है C4H8 प्लस 2, तो आता है आपका आंसर C4H10। इससे पता चलता है दोनों क्या है, एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नहीं होगा, ये हो गया आपका रॉन्ग। बी ऑप्शन में देखते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C2H6। क्या ये एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मूला है एल्केन का CnH2n प्लस 2, तो n कहाँ पे दिया है 2, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 प्लस 2, तो आपका आता है C2H4 प्लस 2 C2H6। ये भी क्या है आपका एल्केन है। इसके साथ जो ऑप्शन दिया हुआ है C3H8, इसको देखते हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n प्लस 2 एल्केन का, क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है C3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2, तो C3H6 प्लस 2, तो C3H8। ये भी क्या कर रहा है, एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब दोनों क्या हैं, सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, यानी A एंड B ये दोनों क्या हो गए, सेम होमोलोगस सीरीज के हो गए। अब ऑप्शन नंबर C पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या C किस ग्रुप को बिलोंग करता है, C3H8। जनरल फॉर्मूला पे अगर हम पुट करते हैं CnH2n प्लस 2 में, तो देखते हैं कार्बन तो 3 है, हाइड्रोजन का 2 इंटू 3 प्लस 2, तो हो गया कार्बन 3, 2 3 जा 6 प्लस 2 C3H8। ये भी क्या है, एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसके साथ जो ऑप्शन दिया हुआ है C5H12, C5H12, इसको देखते हैं क्या ये एल्केन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है CnH2n प्लस 2, तो C5H2 इंटू 5
+2 C5H10 +2 तो C5H12, यानी C भी क्या है, जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं C3H8 एंड C5H12 ये दोनों क्या हो गए, एल्केन हैं। यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है A, B और C ये दोनों क्या करें, तीनों एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी पे आ रहे हैं तो C4H8, अगर जनरल देखा जाए तो कार्बन यहाँ 4 है, इसका डबल ऑक्सीजन है यहाँ 8, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है CnH2n, जो पहले मैंने बताया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कीन को। ठीक है, देखते इसके साथ जो ऑप्शन दिया हुआ है C5H12 वो रिप्रेजेंट कर रहा है CnH2n +2 को। कार्बन कितने हैं, 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 5, कार्बन का नंबर और 2, तो आया C5H10 +2, तो ये आया C5H12। यानी एक ऑप्शन है एल्कीन का और दूसरा ऑप्शन है किसका, एल्केन का। आंसर में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो पहला का जो 17 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया डी। डी वाले में C4H8 ये एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और C5H12 ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्केन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच आर द फ्लोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक की बात कर रहा है, एम्फोटेरिक की बात कर रहा है। तो एम्फोटेरिक ऐसे हैं जो एसिड और बेस जैसा दोनों बिहेवियर शो करते हैं। कैसा क्या करते हैं, एसिड एंड बेस की तरह जो एक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक में देखा जाए तो मेटल के केस में केवल दो होते हैं, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और एक होता है आपका जिंक ऑक्साइड, ZnO। ये जो है एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है जो एसिड और बेस दोनों का नेचर का है। यहाँ से हमें एक ऑप्शन मिल जा रहे हैं Al2O3, जो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा, जो एम्फोटेरिक नेचर का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसेंट्रेशन, एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH का, कंसेंट्रेशन क्या है, सेम है, इज टेकन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके ठीक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो पहले रिएक्शन कराया गया था, इस डायग्राम में जो दिया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर हम जिंक ग्रेन्यूल के साथ कराते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को छोड़ के, तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होनी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह एसिटिक एसिड का यूज करेंगे तो क्या होगा। तो जैसा आपको बताया गया है कि जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। भाई तीन ही टाइप के, तो दो टाइप के तो एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक क्या होता है, वीक एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में है इसमें तीन एसिड आते हैं, एक होता है नाइट्रिक एसिड, दूसरा होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में है। और वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं आपके एसिटिक एसिड। भाई एसिड है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है, आपका वीक एसिड है। एसिटिक एसिड कैसा है, वीक एसिड है, तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी लेकिन इसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी लेकिन अमाउंट क्या होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी इवॉल्व, नहीं, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी। जब भी हम किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड को छोड़ के। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इज लेस अमाउंट, ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ड्यू टू द वीक एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या है, वीक है, तो हाइड्रोजन गैस का तो इवॉल्व होगा लेकिन इसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा।
चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहा है, तो वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है। तो जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो बनता है 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पे साफ आप रेशियो देख रहे हो, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है 1, तो रेशियो आया आपका 2:1। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लास में बताया गया था। तो जो वॉल्यूम रेशियो आएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, वो होगा क्या 2:1 का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। इसके बारे में भी क्लास में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर में द स्टडी ऑफ फ्लोइंग टेबल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है। साल्ट दिया गया है, ठीक है, और साल्ट बना कैसे उसके बारे में बताया गया है, और उसका नेचर, साल्ट का नेचर मैंने बताया था क्लास में। दो साल्ट होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट। उसी के बारे में ये पूछा है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही है कि और उसका नेचर कैसा है जो दिया गया है। उसमें देखेंगे पहला ऑप्शन दे रहा है सोडियम क्लोराइड के बारे में। ये बना किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। नॉर्मल है, जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराते हैं तो NaCl और वाटर बनता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बेस, जो हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है किसके, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और बन रहा है क्या न्यूट्रल सॉल्यूशन। नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है, क्योंकि कार्बोनेट है तो नेचर इसका कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। और यहाँ पे दिया है न्यूट्रल, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सोडियम सल्फेट साल्ट है, ये बना किससे, सोडियम एसिटेट, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। यहाँ पे एसिडिक दिया हुआ है, ये भी आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन आता है डी, जिसमें क्या बात कर रहा है, सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। सोडियम एसिटेट बना कैसे, तो ये बना आपका किससे, आपका एसिटिक एसिड से जो वीक एसिड है, एंड बना सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी जो वीक एसिड का आपने यूज किया, किसका यूज किया, वीक एसिड का, और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया, तो इसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो इसका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ठीक, तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये बन रहा है किससे, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक, जो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। क्या कह रहा है, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन मतलब कोई अलग कंपाउंड उसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और ऐड होगा कहाँ, जब कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसे ही सब्सटेंस में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होता है, वरना सिंगल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हो। सिंगल बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जैसे एल्केन के बाद में बात कर रहे हैं, लेकिन एल्किन और एल्काइन में एडिशन रिएक्शन होगा। तो हमें केवल इतना देखना है कि कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और कहाँ पे डबल बॉन्ड है, बस इसी को आइडेंटिफाई करना है। अगर हमें कहीं इस चारों ऑप्शन में कहीं भी सिंगल बॉन्ड मिल गए तो वहां पे क्या होगा, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। हमको क्वेश्चन में यही आइडेंटिफाई करना है कि विल नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अगर हम CH4 का डायग्राम बनाएं, C4H8 का डायग्राम बनाते हैं, तो कार्बन कितना है 4, 1 2 3 4, और इसको बैलेंस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8, हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे कार्बन वैलेंसी 1 2 3 और कार्बन वैलेंसी 4 होती, तो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड। इसका मतलब C4H8 जो है वो क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अब ऑप्शन नंबर बी पे जाते, इसको देखते हैं ये क्या शो करेगा। C2H2, हमें बस देखना है कि कहीं पे सिंगल बॉन्ड हमें मिल जाए। तो C2H2 में देखेंगे तो कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन भी कितने हैं 2, तो मतलब कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है, यहाँ पे तो कार्बन की वैलेंसी 2, यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड करना पड़ेगा, तब जाके कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी। ये हो गया एल्काइन, यहाँ पे आपको मिल गया ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अब आते हैं C3H8, इसको देखते हैं। बस हमें सिंगल बॉन्ड कहीं से मिल जाए, आंसर आपका वही रहेगा। कार्बन कितना है 3 कार्बन है। इस कार्बन की वैलेंसी को क्लियर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बैलेंस हो गया आपका, यानी चारों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे C3H8 में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जितने कार्बन सबके पास सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होगा तो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। बाकी एक और ऑप्शन है, उसको भी देख लेते हैं। C2H4 को देख लेते हैं, क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है क्या, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन हो गया और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन हो गया। अब बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब इसके यहाँ पे भी अब डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। केवल ऑप्शन नंबर सी है जहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, बाकी सब एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसको देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है ऑन द रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। चलिए, डाइल्यूट HCl के साथ हम रिएक्शन कराते हैं किसका, विच आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ मेटल विच इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यानी जब भी कोई मेटल, मैंने जैसे बताया, जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन केस क्या है, केस ये है जब हम मेटल रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को तो लिबरेट कर देगा। लेकिन जो मेटल जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या है, हाइड्रोजन के नीचे हैं, तो ये इनकी इतनी पावर नहीं है कि हाइड्रोजन को लिबरेट कर पाए। तो हमें क्या देखना है, विच ऑफ द ऑन द रिएक्शन with dilute HCl which are the flowing pair of metal which evolve hydrogen gas। हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि कौन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो पहले ऑप्शन में है कॉपर एंड जिंक। जिंक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व तो कर लेगा लेकिन कॉपर नहीं कर पाएगा, तो पहला ऑप्शन जो होगा आपका वो गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बी के बारे में। तो कॉपर एंड आयरन दिया हुआ है। आयरन तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व कर लेगा लेकिन कॉपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेटल रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखा जाए जो कॉपर की पोजीशन है वो हाइड्रोजन से नीचे है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है सी, सिल्वर एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर लेगा लेकिन सिल्वर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी पोजीशन हाइड्रोजन से नीचे है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है लास्ट, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। जब भी मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के पोजीशन देखा जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज में, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, हाइड्रोजन से एबव है, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को, और एल्यूमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। देख लेते हैं, जब भी हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करा के अगर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा MgCl2, इसको बैलेंस कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये भी रिलीज होगा। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए, यानी जो MCQ आया था वो इतना टफ नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा हो गया था और
ये सपोज किया जा रहा है कि आप लोग का जो एमसीक्यू होगा वो सबका सही होगा, एक भी एमसीक्यू केमिस्ट्री में तो गलत नहीं होने चाहिए कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए थे। अब आते हैं असर्शन और रीजन पे, देखते हैं एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, देख लेते हैं क्या कहता है। द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम ऑफ वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कह रहे हैं? क्विक लाइम ऑफ वाटर इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एसेशन कर रहा है, ठीक है। रीजन क्या कह रहा है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ऑफ द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम ऑफ वाटर। देख लेते हैं, जब क्विक लाइम CaO की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट क्या होती है? रिलीज होती है। रिएक्शन तो यही कह रहा है, जब भी हम क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हीट क्या होगा? रिलीज होगा। तो आंसर में भी तो वही कह रहा है, एसेशन में भी वही कह रहा है और रीजन में भी वही कह रहा है कि एसेशन में क्या कह रहा है कि क्विक लाइम विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्लस चार्ज में है तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम वाटर। हाँ, जब प्रोडक्ट साइड में आपको हीट मिल रहा है, जब भी मैंने बताया जब भी प्रोडक्ट साइड में हीट होता है तो वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब आपका जो आंसर दिया हुआ है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन टफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है हाउ इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑब्टेन। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है पहले उसके बारे में जान लें। तो मैंने बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, एक रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक, बीच में 7 होता है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है एसिड एंड बेस को तो बताता ही है, उसके साथ उसकी रेंज को भी बताता है कि एसिड है तो एसिड की पावर कितनी है, वो किस रेंज में बिलोंग करता है, 0 से 7 के बीच में, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। और किसके बेसिस पे बताता है? ड्यू टू द चेंज ऑफ कलर के बेसिस पे। अगर एसिड होगा तो उसकी कलर चेंज होगा, रेड होगा या ऑरेंज के बीच में आएगा। अगर न्यूट्रल होगा, वाटर होगा तो क्या होगा? ग्रीन आएगा, ठीक है। अगर बेस होगा तो क्या आएगा? बेस होगा तो क्या आएगा? आपका ब्लू कलर का आएगा या पर्पल कलर का आएगा, और क्या होगा? यही कलर आता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? एसिड बेस को तो बताता है, उसके साथ उसकी रेंज को भी बताता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑब्टेन, यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऑब्टेन करना है तो इसके लिए बहुत सारे मेथड है। हम जितने भी इंडिकेटर उनको मिक्स कर लें, जितने भी इंडिकेटर, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। फिनोप्थलीन का यूज कर लो और किसका यूज कर लें? ब्रोमो थाइमोल ब्लू का यूज कर लो, सबको मिक्स कर लो। मिक्स करने पे जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि हाउ इज द वाइड रेंज ऑफ पीएच ऑफ सोल्यूशन टेस्टेड इट। तो भाई पीएच रेंज बताना है तो जैसा अभी बताया है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो रेंज होती है वो 0 होती है, यहाँ बीच में 7 होता है, यहाँ पे 40 होगा, इसको कहेंगे एसिड, ये होगा न्यूट्रल, 7 आएगा तो न्यूट्रल, और 7 से लेकर 40 तक क्या होगा? बेस होगा। कलर चेंज आएंगे, यहाँ पे रेड आएगा या ऑरेंज, ठीक है। न्यूट्रल होगा तो क्या आएगा? आपका ग्रीन आएगा, और बेस होगा तो ब्लू आएगा या पर्पल कलर आएगा। क्या करना है, ठीक है। यही अलग अलग करंट चेंज करके एसिड और बेस के साथ तो बताएगा ही, उसके साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बताएगा कि वो स्ट्रॉन्ग है एसिड है या वीक एसिड है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, इसी के बारे में बताना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। चैप्टर नंबर 1 का बहुत बार करा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहा था? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब भी हम हीट करते हैं
तो क्या बनेगा CaO प्लस CO2। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये जो रिएक्शन होगा ये होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टूट रहा है ना। प्रोडक्ट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में देखो आपका कितना रिएक्टेंट है, एक है, और प्रोडक्ट के साइड में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो बनना है, तो रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो बनना, मतलब टूट के ही तो बनेगा। तो टूट के बना तो मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या करता है, व्हाट हैपन, क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है बी का, सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। बार बार बताया है, ठीक है, जब भी सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में हम क्या करेंगे? एक्सपोज करेंगे। तो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो आपका बनेगा क्या? Ag बन जाएगा और क्या होगा? ब्रोमीन बनेगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो क्या है आपका? ब्रेक डाउन हो रहा है, एक्सपोज होगा। भाई सनलाइट में होगा तो क्या होगा? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। कैसा रिएक्शन है? फोटोलिटिक, सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है ना। तो मैंने बताया था सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये फोटोलिटिक क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी क्या है ऊपर? ये थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के थ्रू हम हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो ये भी डिकम्पोजिशन है, लेकिन डिकम्पोजिशन कैसा है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये सनलाइट का यूज कर रहा है तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये भी क्या है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट कह रहा है लेड इज एडेड टू कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। अगर हम लेड को कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ऐड करेंगे तो बनाएगा क्या? लेड क्लोराइड बना देगा प्लस कॉपर, क्योंकि लेड की पोजीशन आप देखेंगे मेटल इलेक्ट्रोड ऑर्डर में, तो लेड ऊपर है और कॉपर क्या है? नीचे है। और जो लेड क्या करेगा? कॉपर को उसके अपनी प्लेस से क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी अपन ऊपर के दो वाले क्या हैं आपके? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और नीचे वाला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप इसको क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। बस हमें देखना क्या, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं सारे आप देख लो और उसको क्या करो? बैलेंस करो। दैट इज कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आए थे केमिस्ट्री में, बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 का ए क्या कह रहा है? 27 का ए ये कह रहा है गिव द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कह रहे हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ दूसरा नाम क्या है? POP। तो आपको बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2O। तो मतलब इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2O, ठीक है। पहला तो ये होगा। बी कह रहा है केमिकल इक्वेशन ऑफ द इट्स प्रिपरेशन। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या है? जब हम जिप्सम को क्या कहते हैं? जिप्सम को कंट्रोल टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो आपका क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O, ठीक है। इसको हम क्या हीट किए तो ये क्या बना देगा? आपका CaSO4 बना देगा, ठीक है, .12H2O, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए 3H2O और क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो आपका निकल गया राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ इट प्रिपरेशन। में जब हम जिप्सम को क्या करते हैं? कंट्रोल टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो आपका क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। गिव एनी टू यूज ऑफ इट। इसका यूज किस में करते हैं? मूर्तियाँ बनाने में, ठीक है। जो वॉल सीलिंग होती है उस पर जो डिज़ाइन बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं, या कोई जानवर है उसका फुटप्रिंट है उसका इंप्रेशन लेने में हम क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। तो 3-4 यूजेस है, मैंने नोट्स में लिखवाया गया था, उसमें से कुछ है और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और करके पूछा हुआ है बी पार्ट। नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट इंस्टिंक्ट में। तो एंट इंस्टिंक्ट में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहेंगे?
फॉर्मिक एसिड, ये भी क्लासरूम में बताया गया है। इसके साथ बी ऑप्शन कह रहा है, इसका बी रीजन पूछ रहा है, व्हेन डाइल्यूट एसिड इज रिकमेंड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। क्या कह रहा है कि ये रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा एसिड को किस में ऐड करते हैं, वाटर में, ना कि एसिड को हमेशा किस में ऐड करते हैं, वाटर में, ना कि वाटर को एसिड में। कि रीज़न क्या है, क्योंकि जब वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे केस में वो जो एसिड होगा एनर्जी बहुत ज़्यादा लिबरेट करेगा। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी तो वो एसिड छलक के ऊपर भी आ सकते हैं, आप बर्निंग भी काज कर सकता है और भी चीज़ें डैमेज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कोरेसिव नेचर का होता है। कैसा होता है, कोरेसिव नेचर का होता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर में क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, ताकि धीरे धीरे वाटर में एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो और वो बन जाएगा आपका। किसी का भी एसिड बनाना हो तो हम आराम से डाइल्यूट एसिड हम क्या कर सकते हैं, उसकी पावर को कम कर सकते हैं और डाइल्यूट एसिड हम बना सकते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बेकिंग सोडा इज यूज एज एन एंटासिड। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। ठीक है, तो एंटासिड में केवल बेकिंग सोडा का ही यूज़ नहीं करते, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज़ करते हैं। क्या फॉर्मूला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, MgOH का होल ट्वाइस। तो बेकिंग सोडा यूज एज ए एंटासिड, हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, हम किसमें, एंटासिड में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटासिड के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल फ्रॉम द होमोलोगस सीरीज, जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है एल्कोहल का, CnH2n+1OH दिया हुआ है। और जो OH होता है ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होता है, इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, पहचानते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है। तो ठीक है, OH है, फंक्शनल ग्रुप है। इथेनॉल इज कॉल्ड द एल्कोहल एंड यूज फॉर अ ड्रिंकिंग, एल्कोहलिक ड्रिंकिंग। भाई जो ड्रिंकिंग एल्कोहल होता है C2H5OH, इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इथेनॉल या इथेनॉल कहेंगे या इथाइल अल्कोहल कहेंगे। ये क्या होता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है। इट इज़ गुड सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट भी अच्छा होता है। यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन में कफ सिरप में या टॉनिक बनाने में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका साथ एक और, इसी ग्रुप में एक और मेंबर होता है जिसे हम कहते हैं क्या, मिथाइल अल्कोहल। ये क्या होता है, पॉइजनस होता है, इसका यूज़ नहीं किया जाता। ड्रिंकिंग के तौर पे हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला नेम ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कोहल होमोलोगस। एल्कोहल के फोर्थ मेंबर का नाम लिखना है। तो पहला मेंबर हो गया आपका, भाई एक कार्बन है तो मिथाइल अल्कोहल, एक कार्बन है तो क्या होगा, मिथाइल। मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, या मिथाइल अल्कोहल का हो या मिथेनॉल का हो, ऐसे कर दो, मिथेनॉल सबसे अच्छा रहेगा। होगा क्या आपका, इथेनॉल। पहला एक कार्बन है तो मिथेनॉल, दो कार्बन है तो इथेनॉल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, और चौथा कार्बन है तो इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। भाई चार कार्बन है, इसके साथ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ब्यूटेनॉल का सिर्फ भाई चार कार्बन है तो CH3 CH2 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 OH, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम द फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कोहल ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल, इसका फॉर्मूला होगा CH3 CH2 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 OH, चार कार्बन होंगे और एक OH ग्रुप होगा। इसी का बी पार्ट कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ होता है एल्केनाइन KMnO4। तो जब बी पार्ट में आएंगे और KMnO4 का यूज़ करने को कह रहा है, तो जब KMnO4 जो होता है, या इसके साथ एक और होता है कंपाउंड K2Cr2O7, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो एल्कोहल को ये एल्कोहल को ख़त्म कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इथेनोइक एसिड में। तो कुछ करना थोड़ी ना,
C2H5OH का जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में। कुछ करना नहीं है, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, तो अब केमिकल इक्वेशन आपका ये हो गया, बस क्या करना क्या है भाई, इथेनोइक एसिड में वो कन्वर्ट हो गया। सी पार्ट कह रहा है क्या, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द इथेनॉल विथ इथेनोइक एसिड प्रेजेंट ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। हाँ, इसका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर सी में कि जब किसका क्वेश्चन कह रहा है, इथेनॉल, चलो इथेनॉल लिख देते हैं, C2H5OH की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, इथेनोइक एसिड, किसकी रिएक्शन, इथेनोइक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। कंसनट्रेट इसके प्रेजेंस में, किसके, कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो कुछ करना नहीं, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाला किधर मूव करेगा, माइनस की तरफ, ठीक है। तो बनेगा क्या, CH3 COO C2H5 और वाटर बन जाएगा। ये क्या होगा, एस्टरिफिकेशन, ये रिएक्शन कैसे होगा, इसका नाम क्या है, इथाइल, पहला ई आए, इथाइल इथेनोएट, ये क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। और राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, तो रिएक्शन कैसा होता है भाई, एस्टर का फॉर्मेशन भाई इथाइल एक का फॉर्मेशन होता है एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, ये एस्टरिफिकेशन में होता है, ठीक है। तो नेम क्या होगा इस रिएक्शन का, एस्टरिफिकेशन। फिर इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन और में दिया है, व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, ठीक है। जब इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, कंसनट्रेट इथेनॉल C2H5OH को हम हीट कर रहे हैं कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, तो जब इथेनॉल को हीट करेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा और डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है ना, तो रिएक्शन कैसा होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। नेम पूछ रहा है इसके बारे में, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, और इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, C2H4 और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन का 29 है, उसका ए पार्ट देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन कराना है, तो इसमें क्या कर रहा है, अटेम्प्ट ए या बी दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, क्या रीजन है, आयनिक कंपाउंड हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो आयनिक कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में, आयनिक कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है। तो जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। हाई क्यों होता है, ड्यू टू द, किसके वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे NaCl MgCl देखा जाए तो क्या होंगे, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जब ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ऐसे केस में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो इसकी वजह से जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सोल्डरिंग के बारे में पूछ रहा है कि एन एलॉय होता है लेड एंड टिन का, किसका एलॉय है, लेड का है और किसका है, टिन का है। लेड एंड टिन का एलॉय है, और दोनों के केस में क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। इसकी वजह से इनका यूज़ करते हैं, और इजी वे में जो भी इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसको आराम से उसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेता है। क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट है तो हम क्या करते हैं, ऐसे एलॉय जिसमें लेड एंड टिन है इनका यूज़ करते हैं किसमें, सोल्डरिंग के रूप में। दूसरा इसमें सी पार्ट कहता है कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्सीजन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। भाई ऑक्साइड का यूज़ क्या कर रहा है, जो सोडियम ऑक्साइड हो गया या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो कार्बन क्या कर सकता है, इनके ऑक्साइड से क्या कहता है, रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों, सिंपल रीज़न है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी पावर जो होती है कार्बन एंड रिड्यूसिंग करेक्टर की बात कर लेते हैं, या मेटल रिएक्टिविटी ऑर्डर में देख लो कि सोडियम मैग्नीशियम क्या होते हैं, उनकी रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, हाई होता है, हाईली रिएक्टिव है।
कार्बन के कंपेरिजन में इनकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा है और कार्बन की क्या है, लो है। तो कार्बन के पास इतनी पावर नहीं है कि इनके में से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर पाए। ठीक है, इसीलिए कार्बन क्या करता है, कार्बन कैन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड एक्स विथ एक्स किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ, चलो एल्यूमिनियम के साथ है। यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक जो रिएक्शन है ये थर्माइड रिएक्शन है। थर्माइड रिएक्शन क्या होता है, जब एल्यूमिनियम का हम क्या कर सकते हैं, Fe2CO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है क्या है, Na2CO3.2Fe और क्या बनता है, हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये थर्माइड रिएक्शन। तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स, एक्स के बारे में बात करा तो वो एक्स क्या है आपका, Fe2CO3। नेम ऑफ द रिएक्शन क्या है, थर्माइड रिएक्शन। फिर कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ एक्स विथ एल्यूमिनियम। तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और मैंने बार बार कहा था कि थर्माइड रिएक्शन आप लोग याद कर लो, ये एग्जाम में आएगा और इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ बी पार्ट पूछ रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसका करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, चलो Cu2O को बैलेंस करना है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। उसको क्या करना है, रिएक्शन करा रहा है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के साथ जब अब रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा भाई, कॉपर बनेगा। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड तो बनेगा। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, कैसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने का तरीका ये, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा तो हमें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं तो कॉपर यहाँ पे कितना हो जा रहा है, और 2 यहाँ पे 2 कॉपर के जो नंबर हो जा रहे हैं भाई, यहाँ पे 4 कॉपर है और यहाँ पे 2 कॉपर है, तो टोटल कितने हो जा रहे हैं, 6 कॉपर। तो हम कॉपर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 6 कर दे रहे हैं, कॉपर 6 कर दिए और सल्फर क्या है, बैलेंस। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे 4 कॉपर और 2, ये 4 2 6, तो कॉपर कितने हो गए 6, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, सल्फर यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया। ये आपका हो गया कॉपर ऑक्साइड का कॉपर सल्फेट के साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिंक इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, चलिए बना दिए। तो जिंक का जब हम क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो भाई जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर है तो सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगा। सिंपल सी है। अब क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस कैसे होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 1 3, भाई ऑक्सीजन को अगर हम 3 करते हैं तो उधर बैलेंस नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 3 6। अगर 6 करना होगा तो ऑक्सीजन बैलेंस, भाई जिंक यहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 था तो आपने हम यहाँ पे ऑक्सीजन को 6 कर दिया। तो इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, यहाँ पे अगर 2 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 2 जा 4, तो ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है। देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें जिंक को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो जिंक भी हो गया। देखते हैं यहाँ पे जिंक 2 है, जिंक 2 है, बैलेंस हो गया। सल्फर को देखते हैं, सल्फर 2 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो ऑक्सीजन को इधर भी 6 होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब आपने दोनों बैलेंस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, गिव द रीजन ऑफ द फ्लोइंग। द वायर कैरिंग करेंट इज इन होम हैव कोटेड विथ पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम क्या है, पीवीसी का पूरा नाम होता है पानी विलाइल क्लोराइड। और पानी विलाइल क्लोराइड जो होता है वो इंसुलेटर होता है। पानी विलाइल क्लोराइड क्या होता है, इंसुलेटर होता है, क्योंकि जो जनरली जो घर पे हम लोग वायर का यूज़ करते हैं वो कॉपर के वायर का यूज़ करते हैं, जो बेस्ट होता है, बढ़िया होता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है। अगर ये क्या होगा, नेकेड होगा, तो ऐसे में ह्यूमन बीइंग भी आल्सो
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ह्यूमन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वो भी कंडक्ट करता है, तो ऐसे में बार बार शॉक लगेगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है, जिसका नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, टू मेक द हार्ड वाटर टैंक कॉपर इज यूज नॉट स्टील। भाई हार्ड वाटर, देखो कॉपर और स्टील के बारे में बात कर रहा था। जो कॉपर होता है ना, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। कॉपर हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो कोरिजन नहीं होगा, कोरिजन नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा। ऐसे में वो क्या होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जो लाइफ टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। स्टील जो होता है आपका आयरन कंटेनिंग होते हैं। स्टील क्या होते हैं, आयरन कंटेनिंग होते हैं, तो इसमें कोरिजन की प्रॉपर्टी तो आयरन में ऑलरेडी होती है। ऐसे में जो आयरन के बने जो आपके हार्ड वाटर टैंक होते हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ कोरिजन नेचर का होगा, कोरिसिव नेचर का होता है, कोरिजन होगा। कॉपर हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ऐसा कोई रिएक्शन होगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कह रहा है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कह रहा है कि अब वो आयनिक कंपाउंड कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कुछ नहीं। ठीक है, विथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और कहा था मैंने कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में आएगा। करना क्या है, जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर है 20, ब्रेक करेगा 2882 में, और ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8, ये ब्रेक करेगा 2 and 6 में। भाई कॉपर को भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ऐसे केस में क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, लूज करेगा। तो ऐसे केस में कॉपर के जो कैल्शियम होगा उस पर +2 चार्ज आएगा, इसलिए होगा 288। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो जो ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करेगा, ऐसे उस पर चार्ज क्या आएगा, -2। तो तरीका क्या था बनाने का, जब कैल्शियम की रिएक्शन करा रहे हैं तो बन रहा है क्या, Ca+2 और प्लस ऑक्सीजन -2 बना रहा है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। करेंगे कैसे, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। भाई कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 and 6। भाई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2 8 8 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 and 6। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो ऐसे केस में इसके ऊपर आएगा चार्ज +2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -2, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कंपाउंड बन गया Ca। ठीक है, तो आप इस तरह भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बना सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका हो गया। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो गया। ये देखते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ केमिस्ट्री में आया नहीं था। उम्मीद है कि सबका केमिस्ट्री में सबका फुल मार्क मिले।